हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 8 के 4th चैप्टर डेटा हैंडलिंग के फर्स्ट वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या आपको पता है कि ये डेटा हैंडलिंग एक्चुअल में होता क्या है? अच्छा, सबसे पहले ना ये डेफिनेशन से पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए, ये जो डेटा है ना, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको एक अनऑर्गेनाइज फॉर्मेट में दिया है, ये क्या है? मेरा डेली शेड्यूल है। मैं कॉलेज में 8 घंटे स्पेंड करता हूँ, ट्यूशन पढ़ाने में मेरे 5 घंटे चले जाते हैं, यूट्यूब में मुझे 2 घंटे लगते हैं और बाकी के काम जैसे कि मुझे नहाना हो, ब्रश करना हो, कहीं जाना हो, किसी से मिलना हो, इन सब में मेरे 3 घंटे जाते हैं और बाकी जो बचते हैं मेरे पास 6 घंटे। उफ, मैं शांति से घोड़े बेच के सोता हूँ। अभी क्या आप क्या करोगे? ये जो मेरा पर्सनल इंफॉर्मेशन है, मेरा जो डेली शेड्यूल है, इस चीज को आप क्या करोगे? एक ऑर्गेनाइज मैनर में अरेंज करोगे, ताकि फ्यूचर में आप जब भी इस रिलेटेड, मतलब इस इंफॉर्मेशन रिलेटेड आपको जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना हो, आप इजीली उन्हें परफॉर्म कर सकते हो। अभी आप पूछोगे कि किसी के डेली शेड्यूल को क्या ही हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। देखो, मान लो अगर मुझे कोई पूछेगा कि आप कितना फ्रैक्शन यानी कि कितना टाइम आप सोने में स्पेंड करते हो, तो या तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि मैं 6 घंटा, लेकिन अगर मुझे फ्रैक्शन फॉर्मेट में कहना है, जैसे कि मैं मैथमेटिशियन, तो मैं फ्रैक्शन फॉर्मेट में कहूंगा। तो इस चीज को मैं कैसे कैलकुलेट करूं? 6/24, 6 आवर्स में सोता हूं, टोटल मेरे पास कितने टाइम होते हैं दिन के? 24 घंटे। तो मुझे क्या मिला? 1/4। तो मैं ये कह सकता हूं कि आई स्पेंड इन स्लीपिंग 1/4 ऑफ माई टोटल डे। ठीक है, तो 1/4 भाग मैं अपने दिन का सोने में बिता देता हूं। तो अगर आपको कोई डेटा हैंडलिंग की डेफिनेशन पूछे तो आप क्या कहोगे? डेटा हैंडलिंग इज रेफर्ड टू द प्रोसीजर डन टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन देम। ओके, अच्छा, अभी बताओ कि ये जो मतलब आपको ऑर्गेनाइज करना तो है, लेकिन आप किसको ऑर्गेनाइज करोगे? आप ऑर्गेनाइज करोगे रॉ डेटा को। इसको हम क्या कहते हैं? रॉ डेटा, जो कि एक अनऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है। मैं कैसे भी लिख सकता हूं ना यार, मतलब देखो, ये कोई ऑर्गेनाइज्ड मैनर में है नहीं, मैंने सिंपली बस लिख दिया कॉलेज 8 आवर्स, ट्यूशन 5 आवर्स, तो ऐसा। तो इसको जब मैं ऑर्गेनाइज फॉर्म में अरेंज करूंगा, उसके बाद ही तो मैं अपना डेटा हैंडलिंग का कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता हूं। तो इसलिए मुझे सबसे पहले क्या लगता है? मेरा रॉ डेटा। तो अगर आपको कोई पूछे कि रॉ डेटा क्या है, तो आप क्या बताओगे? रॉ डेटा इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी डेटा विच इज अवेलेबल इन एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। तो जो भी इंफॉर्मेशन मुझे एक अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिलता है, उसे मैं या तो रॉ डेटा कह सकता हूं या फिर प्राइमरी डेटा कह सकता हूं। अभी आपको रॉ डेटा मिल गया, फिर आप क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप आपको करना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रॉ डेटा। आप क्या करोगे? उसी रॉ डेटा को एक अच्छे से ऑर्गेनाइज मैनर में उसको क्या करोगे? डिजाइन करोगे या फिर लिख दोगे। तो देखो, रॉ डेटा इज अनऑर्गेनाइज्ड, जो हमको तो ये ऑलरेडी पता है कि रॉ डेटा या फिर प्राइमरी डेटा मेरा अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। टू ड्रॉ मीनिंगफुल इंटरफेरेंसेस वी ऑर्गेनाइज डेटा। देयर आर वेरियस वेज इन विच वी कैन ऑर्गेनाइज डेटा। तो इसलिए तो उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए, उसकी जानकारी हम देखते ही जैसे हासिल करें, वैसे करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में हमको अरेंज करना पड़ेगा और उसके काफी सारे तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन ऑर्गेनाइज रॉ डेटा यूजिंग अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या फिर बार ग्राफ, और ऐसे ही बहुत सारे मतलब एग्जांपल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो या तो आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को यूज करो, बार ग्राफ को यूज करो, पिक्टोग्राफ को यूज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको इंफॉर्मेशन अच्छे से नीट एंड क्लीन वे में मिलनी चाहिए। तो देखो, अगर हमें पिक्टोग्राफ को समझना है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वाला जो एग्जाम्पल है यहाँ पे। अच्छा देखो, पिक्टोग्राफ में ना हमेशा क्या होता है, हम बहुत ही सिंपल से सिंबल्स को यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एप्पल ले लिया, आप बॉल ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो फिर स्माइल बना दो यार, सबसे ईजी तो यही होता है ना। हम लोग क्या करते हैं, हमको मान लो जैसे मुझे कभी कोई बोलता है ना कि पिक्टोग्राफ बनाओ, तो मैं सिंपली स्माइल में ही अरेंज कर देता हूँ, क्योंकि वो ड्रॉ करना सबसे ज्यादा ईजी है। या तो फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सिर्फ ऐसे गोल घुमा दो, ठीक है, और कुछ करो ही मत। देखो, तो अभी जनवरी में क्या हुआ, मैंने यहाँ पे एक एप्पल को ड्रॉ किया। यहाँ का जो एक एप्पल है, इसको क्या दिखाता है? ये जो देखो, ये जो फोटो है ना एक एप्पल का, ये दिखाता है 10 एप्पल्स को, यानी कि जनवरी में 10 एप्पल मैंने बेचे। तो फरवरी में देखो, यहाँ पे अगर मैंने 4 एप्पल्स ड्रॉ किए तो मैंने कितने एप्पल्स बेचे होंगे? 4 × 10 विच इज 40, तो मैंने 40 एप्पल्स यहाँ पे बेचे। फिर मार्च में देखो, यहाँ पे 2 फुल एप्पल्स है, इसका मतलब है क्या कि मैंने 20 एप्पल बेचे, ये 10 और ये 10, और ये जो आधा एप्पल है ये 5 एप्पल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि ये 10, 10, 20 और ये 5, मेरा 25 एप्पल मार्च में मैंने बेचे। ठीक उसी तरह से अप्रैल में देखोगे तो 2 फुल एप्पल है, यानी कि मैंने 20 एप्पल्स बेचे हैं। तो पिक्टोग्राफ क्या है? पिक्टोग्राफ कुछ नहीं, पिक्टोग्राफ इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग सिंबल्स, या फिर आप यहाँ पे
में इमोजीज भी लिख सकते हो, आप जेंजी हो ना, चलता है, ठीक है। तो देखो इसी चीज को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया है। अगर आपको ये वाला एग्जांपल समझ में नहीं आया तो प्लीज रिवाइंड करना और इस चीज को एक बार थॉरोली पढ़ लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी होता है पिक्टोग्राफ यार, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी आता है आपके लिए एक छोटा सा और प्यारा सा क्वेश्चन। ये क्या कहता है, देखो, विच टर्म रेफर्स टू द अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा। अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा को हम किस टर्म से दर्शाते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ए प्रोसेस डेटा, बी रॉ डेटा, सी ऑर्गेनाइज्ड डेटा या फिर डी प्राइमरी डेटा। जिसका जवाब आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आपका स्केल फैक्टर। देखो मैं ना ये आपको मतलब थ्योरी पढ़ा के आपको बोर नहीं करवाना चाहता, तो मैं आपको सिंपली क्या करूंगा, एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा। देखो मेरा मान लो एक दोस्त है जिसका नाम है विक्रम, ठीक है। वो क्या करता है, बेचारा हॉस्टल में रहता है, दूसरे शहर से आया, मैं अपने ही शहर से हूँ, ठीक है। तो मेरा घर मान लो यहाँ पे है और ये रहा हमारा प्यारा सा कॉलेज, ठीक है। कुछ इस तरह से दिखता है। तो अभी मैं मतलब मान लो कि विक्रम को बताता हूँ, चलो भाई आज मेरा बर्थडे है, तुम आ जाओ हमारे घर। अभी विक्रम बेचारा क्या है, गाँव से है, उसके पास फोन वोन नहीं है, तो मैं इसको जीपीएस तो भेज ही नहीं सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रॉ मैप ड्रॉ करके उसको दिखाना पड़ेगा। तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि तुम कॉलेज से ऐसे निकलो, फिर इसके बाद ऐसे मुड़ो, ऐसे मुड़ो, ऐसे मुड़ो, फिर ऐसे करते करते आप जब पूरा ऐसे आ जाओगे हमारे घर तक पहुंच जाओगे। तो लॉजिकली देखो ये मतलब पॉसिबल है नहीं, बस मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। देखो तो ये जो मेरा हॉस्टल है, यहाँ से लेके मेरे जो घर तक का जो डिस्टेंस है ना, ये रियल में मान लो कि 25 किलोमीटर का है। फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल में ये 25 किलोमीटर का है। तो जब मैंने ये ड्रॉ किया तो क्या मुझे एक 25 किलोमीटर लंबा पेपर लगा? नहीं, मुझे इतना लंबा नहीं लगा। लेकिन जब मैं इसको समझाऊंगा कि आप यहाँ से टर्न मारो, यहाँ से ऐसे टर्न मारो, तो कितने कितने डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद उसको टर्न मारना है, ये तो जानना ही पड़ेगा, वरना तो दूसरे तीसरे गली में घूमता ही रहेगा वो बेचारा। तो देखो मैं इसको क्या बताऊंगा कि यहाँ पे जो मैंने एक एक सेंटीमीटर ड्रॉ किया है, मतलब पेन से ये पेपर पे मैंने जो एक एक सेंटीमीटर मान लो ड्रॉ किया है, वो रियल लाइफ में एक एक किलोमीटर है। तो वो यहाँ से प्रेडिक्ट कर लेगा कि हाँ यहाँ पे अगर मान लो 2 सेंटीमीटर है, तो मैं क्या करूंगा, हॉस्टल से 2 किलोमीटर से निकलूंगा, फिर मैं टर्न मारूंगा। फिर ये मान लो कि मेरा 5 सेंटीमीटर है, तो 5 किलोमीटर जाने के बाद फिर से इस तरह से टर्न मारूंगा। तो ऐसे में क्या करेगा कि वो ये जो मैप है जिसमें कि एक्चुअल डिस्टेंस है नहीं, लेकिन बस एक क्या है, एक स्केल है, उसको यूज करके वो क्या रियल लाइफ में ट्रेवल कर सकता है। तो स्केल क्या है, यही चीज है, यानी कि वो एक प्रपोर्शन है जो कि आपके मैप्स में या तो फिर आपके ड्रॉन पेपर्स में उसको और आपके जो रियल लाइफ के डिस्टेंस को उसको लिंक करता है, ठीक है। और आपको अगर जानना है इसका डेफिनेशन तो आप यहां से जरूर पढ़ लेना। लेकिन हाँ देखो एक चीज याद रखो, द स्केल फैक्टर इज यूज्ड इन मेकिंग मैप्स। सबसे ज्यादा स्केल फैक्टर हमारा मैप्स बनाने में ही यूज होता है। द स्केल ऑफ अ मैप इज द रेशियो ऑफ अ डिस्टेंस ऑन द मैप टू द कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। जैसे कि मैंने कहा कि एक्चुअल में ये स्केल क्या होता है, जो हमारा लिंक होता है, यानी कि जो पेपर पे या तो फिर जो कि मैप में मैंने ड्रॉ किया है वो उसका कितना डिस्टेंस है और वो रियल लाइफ में कितने डिस्टेंस में ड्रॉन है, मतलब सॉरी रियल लाइफ में वो कितना है, उसको जो लिंक करता है, वो जो प्रपोर्शन है, वही हमारा स्केल फैक्टर कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एक सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक आपके बचपन का, जो कि है बार ग्राफ। ए बार ग्राफ इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग अ रेक्टेंगुलर बार्स दैट आर हैविंग हाइट्स। देखो ये तो हम सबको ऑलरेडी पता है कि बार ग्राफ एक्चुअल में क्या होता है, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। इसके कुछ ऐसे रेक्टेंगुलर शेप होते हैं और इसके कुछ हाइट्स होते हैं। अच्छा ये जो हाइट्स है वो क्या दर्शाते हैं, दैट आर प्रोपोर्शनल टू द वैल्यूज दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय देम। तो ये क्या करता है, ये जो वैल्यूज को दिखाता है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, ये 10 है, ये मेरा 20 है, ये मेरा 30 है और ये मेरा 40 है। रैंडमली समझ लो कि कोई मतलब वेट के बारे में मैं बता रहा हूँ, ये मान लो राम का वेट है और ये मान लो श्याम का वेट है। तो आप यहाँ से देख के क्या बता सकते हो कि राम का वेट लगभग 21 और 22 के आसपास है और ये जो श्याम का वेट है वो लगभग क्या है 35 के आसपास है, ठीक है। तो हमारा बार ग्राफ क्या करता है, यही हमारी मदद करता है। और एक एग्जाम्पल देखो, द बार ग्राफ बिलो शोज द स्केल सेल ऑफ कार्स ऑफ वेरियस ब्रांड्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अच्छा ये जो मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे बिलो ड्रॉन नहीं है, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। देखो मंथ ऑफ अप्रैल में तरह तरह के ब्रांड्स, मतलब अलग अलग ब्रांड्स के कितने कितने कार के यूनिट सेल हुए हैं, उसको अगर आपको बार ग्राफ में दिखाना है तो कुछ इस तरह का दिखेगा। जैसे कि टाटा के कार्स कितने सेल हुए, लगभग 35 या 36 यूनिट सेल हुए। होंडा के सबसे ज्यादा हुए हैं, करीब करीब 50 के आसपास, और टोयोटा के करीब करीब क्या 20 से 25 के आसपास, ठीक है। तो ये जो बार ग्राफ होता है ना, जब आप ऐसा मतलब स्केल यूज करके परफेक्टली ड्रॉ करोगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने बस आपको यहाँ पे एक रफ आइडिया दे दिया कि ये बार ग्राफ दिखता कैसा है और इसका काम क्या है, ठीक है।
फिर देखो अभी नेक्स्ट आता है एक और टॉपिक जो कि है मल्टीपल बार ग्राफ्स। ये क्या है भाई, देखो कुछ बच्चों को इसके बारे में जरूर पता होगा और अगर जिनको नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ। देखो मल्टीपल बार ग्राफ्स इज अ बार ग्राफ विच इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग मोर देन वन काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या कंपेयर किया, क्या कुछ कंपेयर ही नहीं किया है, बस क्या कौन से ब्रांड का कितना सेल हुआ है वही जानना था। लेकिन अगर मुझे कंपेयर करना है एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन को लेकर, तब मैं मल्टीपल बार ग्राफ्स को यूज करूंगा, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। देखो ये अगर बार ग्राफ आपको अच्छे से स्क्रीन में दिख रहा होगा या नहीं, देखो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो व्हाइट वाला जो बार ग्राफ है ना, ये क्या है, कॉफी सोल्ड इन कैफेज, और ये जो ब्लैक वाला जो है ना आपका बार ग्राफ, ये कॉफी सोल्ड इन कैंटीन है, ठीक है। तो अभी आपको कंपेयर करना क्या है कि किसने ज्यादा सेल किया है कौन से मंथ में। तो हम क्या किया, जनवरी से लेकर जुलाई तक का डेटा निकाल लिए। तो देखो पहले मंथ जनवरी में क्या हुआ, बाहर कैंटीन में कॉफी के सेल्स बहुत कम थे, ठीक है। और लेकिन क्या उसी कंपैरिजन मतलब उसी मंथ में आपका जो कैफे का जो कॉफी था वो सबसे ज्यादा सेल हुआ था, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं किसका किसका, कैफेज का और कैंटीन्स का, क्या सिर्फ कॉफी के सेल्स को। तो जनवरी मंथ में हमारा क्या कैंटीन ने बहुत कम सेल किया था और फिर कैफे ने ज्यादा किया, फिर थोड़ा ये और बढ़ गया। तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते देखो हमने क्या किया है, जनवरी से लेकर जुलाई तक के डेटा को अच्छे से कंपेयर करके रखा है। तो अगर आप कंपेयर करोगे मतलब अगर आप अच्छे से नोटिस करोगे तो किसी किसी मंथ में क्या है हमारे कैंटीन्स ने क्या किया है, कैफे से ज्यादा सेल किया है, जैसे कि मार्च में, अप्रैल में, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो हमारा ब्लैक वाला बार ग्राफ है ये बहुत लंबा है, यानी कि क्या कैंटीन में कॉफी ज्यादा सेल हुए हैं इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। तो और देखो अगर मई में देखोगे तो ये लगभग सेम भी हो गया था। तो हमको क्या करना है, देखो मल्टीपल ग्राफ कहाँ पे यूज, मल्टीपल बार ग्राफ कहाँ पे यूज करना है, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं दो अलग अलग इंफॉर्मेशन को। तो देखो द अबव फिगर इज अ डबल बार ग्राफ। तो ये क्या है, डबल बार ग्राफ या फिर मल्टीपल बार ग्राफ, आप जो भी कह सकते हो। इट शोज द नंबर ऑफ कप ऑफ कॉफीज सोल्ड इन कैफेज एंड कैंटीन्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी टू जुलाई, ठीक है। तो जनवरी से लेकर जुलाई तक के हमने क्या किया, सेल्स को कंपेयर कर दिया सिंपल एक बार ग्राफ को यूज करके, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से इस डेटा को मतलब देखोगे तो देखो ये जो देखो लिखा भी क्या है, कप ऑफ कॉफीज। तो आप यहां से क्या बता सकते हो कि जुलाई के मंथ में क्या हुआ था, हमारा जो कैफे था उसने लगभग 100 कप्स ऑफ कॉफी सेल किए थे। तो इससे क्या होता है, हमको एक पर्टिकुलर नंबर का भी पता चल जाता है जब आप अच्छे से इस चीज को ड्रॉ करोगे, ना कि ऐसे, ठीक है। ये बस समझाने के लिए था, एक्चुअल में ऐसे बनता है, ठीक है। अभी आज का वीडियो हम यहीं पे ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ फैक्ट्स के बारे में बताएंगे और कुछ एग्जांपल्स आपके साथ सॉल्व करेंगे। तब तक आप प्लीज ये सारे डेटास को, ये सारे इन्फॉर्मेशंस को, ये सारे नोट्स को एक बार थॉरोली रीड कर लेना, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।